हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि लक्षवी गणराज प्राचीन इतिहास के गणराज्यों में लक्षवी गणराज। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैपिंग में लक्षवी गणराज के बारे में। लक्षवी गणराज बौद्ध काल सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लक्षवियों की राजधानी वैशाली थी, इसीलिए इसको वैशाली का लक्षवी कहा जाता है। लक्षियों की राजधानी वज्जी संध की भी राजधानी थी। वैशाली की पहचान मुजफ्फरपुर नगर जनपद में स्थित वर्तमान बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। मगध और वच्ची संध में दीर्घकालीन संघर्ष में अजातशत्रु के नेतृत्व में अंततः मगध साम्राज्यवाद की विजय हुई। गुप्त पूर्व काल में वैशाली के लक्षियों का पुनः उद्भव हुआ। चौथी शताब्दी ईस्वी के चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्षियों के साथ वैवाहिक राजनय द्वारा द्वितीय मगध साम्राज्य की नींव रखी। भौगोलिक स्थिति: वज्जी संध उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में महानंदा, दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम सदानीरा गंडक नदी से घिरा हुआ था। लक्षवी वज्जी संध की इस सीमा में दक्षिण पश्चिम में स्थित था, अर्थात सदानीरा नदी लक्षवीगण की पश्चिमी सीमा थी और गंगा नदी उनकी दक्षिणी सीमा में थी। इस तरह दक्षिण में इसकी सीमा मगध से और पश्चिम में मल्ल संध से लगती थी। लक्षवी और वज्जी संध दोनों का मुख्यालय वैशाली में स्थित थी। लक्षवी का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लक्षवी गणराज कहाँ पे फैला हुआ था। महावक जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। सुंदर भवन, चैत्र विहार थे। वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से 1 योजना दूर थी। महात्मा बुद्ध और लक्षवी: वैशाली नगर का संबंध महात्मा बुद्ध से भी था। यह नगर उन्हें अत्यंत प्रिय था। यहाँ उनके बहुत अनुयायी बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। इस क्रम में वो सारनाथ से वाराणसी, से राजगिरी और राजगिरी से वैशाली पहुंचे। गौतम बुद्ध ने लक्षवियों की राजधानी वैशाली में 5वां कार्यकाल व्यतीत किया। लक्षवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कट्टागार शाला का निर्माण करवाया, जहां रहकर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध और लक्षवियों की राजधानी वैशाली में 5वां वर्षकाल व्यतीत किया। लक्षवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कट्टागार निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बन गई तथा उसने बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दिया। वैशाली में बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संध में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुनियों का संध स्थापित हुआ। संध में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जातक गणराज के प्रमुख थे। जागृत गण वज्जी संध के 6 सदस्यों में एक था, अर्थात यात्रिक और लक्षवी दोनों वज्जी गणराज के सदस्य थे। लक्षवी संध प्रमुख चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माँ थी, अर्थात चेटक महावीर स्वामी के मामा थे। जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में लक्षवी गण प्रमुख चेटक का प्रमुख योगदान रहा। राजनीतिक इतिहास: लक्षवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनकी शासन व्यवस्था सुगठित थी। बौद्ध काल में यह राज्य अपनी समृद्धि पराकाष्ठा पर थी। 6ठी शताब्दी उस लक्षवी गणराज के मुख्य चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक की कन्या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। लक्षवियों के राजनीतिक इतिहास में हम 2 कालखंडों में अध्ययन कर सकते हैं। एक महाजनपद से अजातशत्रु की विजय तक, द्वितीय पूर्व गुप्त काल। साहित्य से ज्ञात होता कि अगाध शत्रु के विरुद्ध मल्ल, काशी, कौशल साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। कौशल ने निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संध की ओर ध्यान दिया। बिंबिसार के समय से ही वज्जी संध तथा मगध में मनमुटाव चल रहा था। बौद्ध धर्म से ज्ञान होता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी। वज्जी तथा मगध दोनों से बराबर भाग में लेने के लिए समझौता किया था। जैन ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि बिंबिसार ने लक्ष्मी राजकुमारी चेलना
से उत्पन्न 2 पुत्रों हल और बेहल को अपनी हाथी सेनायाग तथा 16 मनियों या रत्नों का हार दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण कर लेने के बाद वस्तुओं की मांग की। इस पर हल और बेहल अपने नाना चेटक के पास चले गए। अजातशत्रु ने लक्ष्मी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस करने को कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया। इसी पर अजातशत्रु ने लक्ष्मियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। डॉक्टर राय चौधरी का विचार है कि कौशल तथा वज्जी संघ के साथ संघर्ष पृथक घटनाएं नहीं थी, अपितु वह मगध साम्राज्य की प्रभुता के विरुद्ध लड़े जाने वाले समान युद्ध का ही अंग था। लक्ष्मियों की शक्ति और पराकाष्ठा काफी बड़ी हुई थी तथा उन्हें परास्त कर पाना सरल नहीं था। उसने भगवती सूत्र में लेकिन अजातशत्रु को इन सबका विजेता कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में लगभग 25 स्वर्ण सिक्के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए। इन सिक्कों को चंद्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार, लक्ष्मी प्रकार, राजरानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि नामों से जाना जाता है। लक्ष्मियों की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। लक्ष्मी गणतंत्र की शासन पद्धति के संबंध में हमारी जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन महाजनपद काल में गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखरेख के साथ साथ गणराज्य में आंतरिक शांति एवं सामंजस्य बिठाने रखना उनके महत्वपूर्ण कार्य था। पदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भंडागारी, राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार के अंतर्गत होती थी। एक पंजातक के अनुसार लक्ष्मी गणराज्य की केंद्रीय समिति में लगभग 9,909 राजा थे और उपराजाओं के सेनापति और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। अन्य शाक्यों के संस्थागार की सदस्यता 500 बताई गई है। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडारगारिक आदि पदाधिकारी होते थे, जो अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से शासन चलाते थे। गणराज्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय यथा संधि विग्रह, कूटनीतिक, वैदेशिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य वाद विवाद करते थे। गणों की कार्यपालिका का अध्यक्ष सामान्यतः संस्थागार का प्रधान होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती थी। न्याय व्यवस्था केंद्रीय समितियों द्वारा न्याय का संपादन किया जाता था। वज्जी संघ में 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा जाए। गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण उनके उच्च पदों में आनुवंशिक होना है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में सर्वत्र राजतंत्र की प्रशंसा की गई तथा राजा का पद देवी माना गया। अतः गणराजकों ने भी सुशासन और सुरक्षा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाकर लाभ समझा। गणराज्यों के शासक राजतंत्रों के अनुकरण पर महाराज और सेनापति जैसी उपाधियां ग्रहण करने लगे। ये पद वंशानुगत रूप से चलने लगे।